हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक डिटेल में डिस्कस करेंगे भी। बट आज की क्लास में हम जो कुछ बेसिक कंसेप्ट या बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का हमारी लाइफ में क्या रोल है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है भाई? वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहलाती है। लिख लो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब देखो कि जैसे आपने नाम सुना होगा हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, वो क्या होता है? आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। आपने नाम सुना होगा विटामिन B12, जिसे हम साइनोकोबालामीन भी कहते हैं। ठीक है, कोबालामीन नाम ही बता रहे हैं, साइनोकोबालामीन। कोबालामीन मतलब उसमें कोबाल्ट होती है, यानी वह कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा क्लोरोफिल, ठीक है, जो पेड़ पौधों की पत्तियों को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है, वो भी क्या है? मैग्नीशियम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है यूज होते हैं। आगे आप मेडिसिनल केमिस्ट्री करोगे, यानी जो मेडिसिन बन रही है, बहुत सारी मेडिसिन भी है, जैसे एंटी कैंसर ड्रग है। ठीक है, तो ये वो किसकी बनती है? आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हेल्प से बनती है। तो हम आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले बात आती है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी सबसे पहले स्टडी किसने की होगी? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्फ्रेड वर्नर। ठीक है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी इन्होंने ही की थी और इन्हें हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि सबसे पहले इन्होंने बताया, तो ये क्या हो गए? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के तो फादर ही हो गए। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी एडिशन कंपाउंड के बारे में। नाम ही बता रहा है एडिशन। ठीक है, तो मतलब मैं क्या करूंगा, अगर दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट को मिक्स कर दूं इन ए फिक्स्ड स्टोइकियोमेट्रिक रेशो और उसके बाद में उनकी मैं क्रिस्टलाइजेशन करवा लूं, तो उससे जो अभी हमें कंपाउंड मिलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? एडिशन कंपाउंड कहेंगे। डेफिनेशन लिख लो। कैसे लिखोगे भाई? व्हेन टू और मोर सिंपल salt are mixed together अभी in a fixed stoichiometric ratio and then allowed to crystallize out these crystal is known as एडिशन कंपाउंड। क्लियर है? हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट को मिक्स करेंगे, एक सॉल्यूशन के अंदर कर रहे हैं अभी, और उनको बाद में हम क्या करेंगे? क्रिस्टलाइज होने देंगे। तो जो रिजल्टेंट क्रिस्टल बनेंगे उन्हें हम एडिशन कंपाउंड कहेंगे। आपके एडिशन कंपाउंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं अभी। एक होता है डबल साल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ आ गया होगा एडिशन कंपाउंड क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो क्या है? एक तरह से एडिशन कंपाउंड ही है। तो इसमें एडिशन कंपाउंड के एग्जांपल एग्जांपल के साथ हम डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल देखो भाई, जैसे अगर मैं पोटेशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड मिक्स कर दूं इन एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है,
तो होगा क्या भाई, मैंने कहा था दो या दो से अधिक सिंपल साल्ट को अगर मैं फिक्स स्टोइकियोमेट्रिक रेशो में मिक्स करता हूं, तो ये देखो दो सिंपल साल्ट है, ये भी सिंपल साल्ट है, ये भी सिंपल साल्ट है। सिंपल साल्ट तो समझते हो ना, जिसमें एक केटाइन और एक एनाइन होता है, उसे हम सिंपल साल्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही तरह का, सॉरी, जिसमें एक ही तरह का केटाइन या एनाइन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंपल साल्ट कहते हैं। तो ये पोटेशियम और क्लोराइड आयन से मिलकर बना है, या मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन से मिलकर बना है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है, सिंपल साल्ट है। तो इससे क्या बनेगा भाई, KCl MgCl2 और यहां पर 6 वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे, नाम तो सुना ही होगा, क्या होता है ये, कार्नेलाइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई। तो इस तरह से क्या हो गया, ये डबल साल्ट बन गया। ठीक है, तो ये एडिशन कंपाउंड का एग्जांपल है। तो अब इस की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे डबल साल्ट की, डबल साल्ट की डेफिनेशन यहां से आएगी। देखो भी, अगर मैं इन क्रिस्टल को, ये तो हमने क्या किया, इनका क्रिस्टलाइजेशन करवा लिया है, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्टेबल है। ठीक है, अब मैं क्या करूं, इन क्रिस्टल को अगर वाटर के अंदर डाल दूं तो क्या होगा भी, ये जो आयन है, ये जो कंपाउंड है वो इंडिविजुअल आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। यानी मैं क्या करूं, इसको वाटर के अंदर डाल दूं तो ये कंपाउंड क्या होगा, इंडिविजुअल आयन के अंदर डिसोसिएट होगा। जैसे पोटेशियम आयन दे देगा और क्लोराइड आयन दे देगा, KCl इसमें डिसोसिएट हो गया। इसके बाद में क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड डिसोसिएट होकर क्या दे देगा अभी, मैग्नीशियम आयन दे देगा। और क्लोराइड आयन यहां है, एक क्लोराइड यहां था, दो यहां था, टोटल कितने आ जाएंगे, 3 क्लोराइड आयन आ जाएंगे। ये सारे किसके अंदर है, वाटर के अंदर है, तो मैं एक्वस लिख दूं, तो मैंने वाटर के मॉलिक्यूल अलग से नहीं लिखे, एक्वस लिख दिया। तो इस तरह से क्या हो गया, ये इंडिविजुअल आयन के अंदर डिसोसिएट हो गया। तो एडिशन कंपाउंड की डेफिनेशन लिखो भी, सॉरी डबल साल्ट की डेफिनेशन लिखो। कैसे लिखोगे, दोज एडिशन कंपाउंड which dissociate in aqueous solution into individual ion are known as double salt। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूं ना कि दोज एडिशन कंपाउंड which lose its identity in aqueous solution are known as double salt। यानी इन्होंने अपनी आइडेंटिटी है वो लूज कर दी है। ठीक है, दोनों लाइन लिख ली होगी आपने। थर्ड लाइन लिखो, ये क्या होंगे भी, अब यह पोटेशियम आयन के लिए भी टेस्ट देगा, क्लोराइड आयन के लिए भी टेस्ट देगा और मैग्नीशियम आयन के लिए भी टेस्ट देगा। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल आयन के लिए टेस्ट दे रहे हैं जितने भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो लिख लो, दे गिव द टेस्ट फॉर द इंडिविजुअल आयन। ठीक है, ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं भी, ये क्या था, कार्नेलाइट एक मोहर साल्ट, आपने नाम सुना होगा। क्या होता है भी, ये फेरस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड इसके साथ भी 6 वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड रहते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको भी अगर वाटर के अंदर डालोगे तो फेरस आयन आएगा, सल्फेट आयन आएगा और अमोनियम आयन आएगा, यानी इंडिविजुअल आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा और हर एक आयन के लिए ये क्या होगा, टेस्ट देगा। ठीक है, इसी तरह आपने एक नाम सुना होगा, पोटास एलम। ठीक है, तो पोटास एलम का फॉर्मूला क्या होता है, पोटास नाम बता रहा है कि पोटेशियम है, इसमें पोटेशियम सल्फेट हो गया। एलम नाम बता रहा है कि एल्यूमिनियम भी है इसके अंदर, तो एल्यूमिनियम सल्फेट होगा। अब सल्फेट पे पता है 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऐसे लिख दूं। और इसके साथ क्या होता है, 24 वाटर के मॉलिक्यूल एसोसिएटेड रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, डबल साल्ट में आ जाता है। यह भी डिसोसिएट होकर पोटेशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और सल्फेट आयन के टेस्ट देगा। क्लियर है, आगे बढ़ो। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मैं बारे में बता चुका हूं कि वर्नर ने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी की थी, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन में मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मैं 2 सिंपल साल्ट मिक्स कर रहा हूं। एक मैंने KCl लिया,
उसके अंदर मैंने क्या किया, आयरन साइनाइड डाल दिया। ठीक है, ये मैं रिएक्शन वाटर के अंदर करवा रहा हूं, एक्वस है ये, मीडियम। तो क्या होगा, आपका K4FeCN6 बनेगा, ये क्रिस्टलाइज आउट हो जाएगा अभी। तो इसके क्रिस्टल बने जिनको हमने सेपरेट कर लिया, यानी हमने कुछ कंडीशन इस तरह से एडजस्ट की है कि इनके क्रिस्टल बने, जिनको हमने क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है। अब देखो मैं इसका दोबारा हाइड्रेशन करवा रहा हूं, यानी वाटर के अंदर डाल रहा हूं, तो होगा क्या भाई, पोटेशियम आयन डिसोसिएट होगा और ये वाला कॉम्प्लेक्स अनडिसोसिएटेड रहेगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई कंपाउंड बन जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन समझो क्या हुआ। सबसे पहली बात है कि जो बाहर वाला आयन है वो तो डिसोसिएट हो गया, और जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पार्ट है उसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो डिसोसिएट नहीं हो रहा। इसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं, क्योंकि साइनाइड जो आपके 6 साइनाइड है, उन्होंने सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट है वो अनडिसोसिएटेड रहेगा, यानी यह इंडिविजुअल आयन के लिए टेस्ट नहीं देगा। यानी अगर मैं चाहूं कि फेरस के लिए टेस्ट करूं तो नेगेटिव टेस्ट आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। साइनाइड के लिए भी यह टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कैसे डिफाइन कर सकता हूं, दोज एडिशन कंपाउंड है तो एडिशन कंपाउंड ही ना, दोज एडिशन कंपाउंड विच डज नॉट डिसोसिएटेड completely in aqueous medium are known as coordination compound। हम क्या कहेंगे, these retain their identity, यानी ये वाला जो कोऑर्डिनेशन जो आयन है, ये वाला Mn, ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। ठीक है, they maintain their identity। ठीक है, इसके अलावा पहली बात मैंने बता दी कि डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। दूसरा क्या होगा, दे मेंटेन देयर आइडेंटिटी। और तीसरा क्या होगा कि दे डज नॉट गिव टेस्ट फॉर इंडिविजुअल आयन। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एक बार इसको नोट करो आप। इस एग्जांपल की हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं भाई अभी। अब देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये आयरन है, इसके इर्द गिर्द क्या है, साइनाइड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, एक साइनाइड यहां हो गया, इस तरह से आपके 6 साइनाइड इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन सा होता है पता होगा ना, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो देता एक एटम है और शेयर दोनों करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। देखो जैसे ये लिगेंड है, ये मेटल एटम या आयन है, जिसको ये क्या कर रहा है, लोन पेयर दे रहा है, दे एक रहा है और शेयर दोनों कर रहे हैं। इस तरह के जो बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। देखो भाई इसमें क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो लिगेंड क्या होता है, लिख लो पहली डेफिनेशन, दोज एटम और आयन विच गिव लोन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन और एटम इज नोन एज लिगेंड। क्लियर है। अब आप कहोगे जी सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होता है, पहले लिगेंड के बारे में समझो। कंडीशन क्या है भी लिगेंड के लिए कि कम से कम उसके पास एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए जो उसको डोनेट कर सके। ठीक है, यह कंडीशन है। लिगेंड के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाने जा रहा हूं, उसमें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब ज्यादा मैं टाइम लिगेंड पे नहीं दे रहा, आपको समझ आ गया होगा। दूसरा देखो कि अब बात करोगे, मैंने यहां वर्ड यूज किया था सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है, क्या होता है तो लिखो सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन।
ठीक है। दोज एटम और आयन विच रिसीव इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द लिगेंड इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, यानी वो मेटल या आयन जो लिगेंड से लोन पेयर रिसीव कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम और आयन कहते हैं। एटम और आयन वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, समझ आ गया होगा ना। सेंट्रल मेटल होती है वो आयन की फॉर्म में भी हो सकती है और एज सच भी मिल सकती है। जैसे यहां पर देखो, ये आयरन है +2 स्टेट में है तो ये सेंट्रल मेटल आयन है। और अगर मैं यहां पर लिखूं निकल टेट्रा कार्बोनिल, निकल के साथ क्या है? 4 कार्बोनिल ग्रुप ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो ये क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, आयन तो नहीं है ना क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये सेंट्रल मेटल आयन है। तो मैं क्या कर रहा हूं? ओब्लिक दे के लिख रहा हूं, एटम भी हो सकता है आयन भी हो सकता है। समझ आ गया होगा। तो अब एक बात और देखो कि सेंट्रल मेटल एटम या आयन की क्या खासियत होनी चाहिए। पहली खासियत तो है उसका साइज है वो स्मॉल होना चाहिए। कंडीशन है भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, क्या कंडीशन होगी? दूसरी बात है कि चार्ज है उसके ऊपर वो लार्ज होना चाहिए। ठीक है, अब इन दोनों से मिलकर एक बात और बन गई है, क्या भी? कि जो चार्ज साइज रेशो है वो क्या होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए। ठीक है, यानी वो मेटल या मेटल आयन जिनका चार्ज साइज रेशो लार्ज है वो आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लो, आपसे पूछ ले कि एक फेरस आयन है और फेरिक आयन है, इनमें से कॉम्प्लेक्स ज्यादा आसानी से कौन बनाएगा? पहले कंडीशन है कि चार्ज ज्यादा होना चाहिए, चार्ज यहां ज्यादा है। और दूसरा आपको पता है कि चार्ज अगर पॉजिटिव में ज्यादा है तो साइज क्या हो गया भाई? डिक्रीज हो गया। ये हमने पीरियोडिक टेबल में डिस्कस किया था ना कि जो यहां पर क्या हो गया? प्रोटॉन बढ़ गए हैं, प्रोटॉन बढ़ गए तो अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया तो साइज घट गया। चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा है तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? चार्ज साइज रेशो ज्यादा है तो फेरिक आयन फेरस आयन के कंपेयर में आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? अब एक बात बताओ कि लिगेंड लोन पेयर दे रहा है और मेटल ले रही है। अगर मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो लेगी। ठीक है, तो मेटल के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए जिसमें वो जो लिगेंड लोन पेयर दे रहा है वो रिसीव कर सके। ये 3 कंडीशन है भाई। कोई भी मेटल या आयन कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे? जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल करेंगे। क्लियर है? अब देखो भी कि सबसे ज्यादा जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो बनाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है और उनका चार्ज साइज रेशो है वो क्या होता है? लार्ज होता है। तो इस कारण से वो आसानी से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। तो हमने लिगेंड के बारे में डिस्कस कर लिया, थोड़ा सा लिगेंड के बारे में मैंने यहां ब्रीफ बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। इसके बाद में मैंने सेंट्रल मेटल एटम और आयन बता दिया है कि यह वैसे भी सेंटर में प्रेजेंट है तो इसलिए हमें क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, यानी वो एटम या आयन जो लोन पेयर लिगेंड के जो लोन पेयर है वो रिसीव करता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मेटल एटम और आयन कहते हैं। अब एक बात देखो, एक आपने टर्म सुनी होगी कोऑर्डिनेशन, हेडिंग डाल लो, पॉलीहेड्रा। अब क्या होगा? मेटल के इर्द गिर्द लिगेंड ने क्या किया है? एक फिक्स स्पेशियल अरेंजमेंट बना रखी है। ठीक है, तो इसी स्पेशियल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये कॉम्प्लेक्स क्या है? ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, और ये क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। इसी तरह से कुछ क्या होंगे? स्क्वायर प्लेनर होंगे, यानी उनकी अलग अलग स्पेशियल अरेंजमेंट होती है जिनको हम आगे की क्लासों में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप क्या लिखोगे? द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा।
क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट, हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर, आप पूरा लिख लेना भाई। किसकी बात करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम की, कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है या उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। सीधी सी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हों, मेटल है लूज ही करेगी इलेक्ट्रॉन। तो देखो भाई सिंपल है तरीका निकालने का, अगर मेटल के साथ जितने भी आपके लिगेंड एसोसिएटेड है या फिर जो ये बाहर वाला, इसे काउंटर आयन बोलते हैं, काउंटर आयन एसोसिएटेड है, उनको रिमूव कर दें तो मेटल के ऊपर जो चार्ज बचेगा उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। क्लियर है। तो इसको काउंट करने का सिंपल सा तरीका है कि हमें जिसका भी निकालना हो उसको हम क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। ठीक है। अब आपको पता होगा पोटेशियम, एक पोटेशियम पे +1 चार्ज है, तो 4 पोटेशियम पे क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। और 1 साइनाइड पे क्या होता है? -1 चार्ज होता है। तो इसकी हेल्प से निकालो भी। कैसे निकालोगे? आप इसको क्या लिखोगे? +1 है पोटेशियम वाला, क्या होगा? +1 × 4 कर देंगे। ये किसके लिए है? पोटेशियम के लिए है। प्लस क्या करेंगे? आयरन का निकालना है, तो मैंने क्या किया है? X लिख दिया है। साइनाइड है, एक साइनाइड पे क्या होता है? -1 चार्ज है, और टोटल साइनाइड कितनी हुई? 6 है। ठीक है, -1 × 6 कर दो, तो ये साइनाइड के लिए आ गया। और इजिकल टू क्या है? 0 है। ओवरऑल जो आपका ये, इसके ऊपर मैं क्या मानूंगा? पूरे के ऊपर जो चार्ज है वो 0 है, तो ओवरऑल 0 हो गया। तो इसको करो, यहाँ क्या आ जाएगा? +4 + x -6 इजिकल टू 0। -6 है, +4 है, तो x क्या हो जाएगा? -2, और -2 है दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इनका चार्ज है वो आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है। तो यही क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया या ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। किसकी हुआ? ये सेंट्रल मेटल आयन की। हाँ, इसके बाद एक और देखो, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। अब इसमें पहले मैं बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दूं इसकी। देखो भाई, जो दोबारा लिख देता हूं, K4 FeCN6 है, जो बाहर वाला पार्ट है ये आयोनाइज हो जाता है, इसलिए इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। ठीक है। और ये वाला जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, क्योंकि यहीं पे तो लिगेंड ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं मेटल के साथ, या इसे हम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोल देते हैं। क्लियर है। अब ये क्या कर रहा है कि ये वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स है, इस पे ओवरऑल आपको पता चल गया होगा -4 चार्ज होता है। इस -4 चार्ज को ये वाले पोटेशियम के 4 जो आयन है वो क्या कर रहे हैं? काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है। ये क्योंकि इनको काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? काउंटर आयन भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो इसके बाद देखो भी कि आपका ये वाला पार्ट है जो आयनाइजेशन स्फीयर में होता है, वो आयनाइजेबल होता है, आयनाइजेशन हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में। बट ये वाला जो कॉम्प्लेक्स के अंदर पार्ट होता है वो क्या होता है? नॉन आयोनाइजेबल होता है। इतना नोट कर लो आप। ठीक है। इसके बाद आता है एक टर्म और है, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है? नोट करो, कोऑर्डिनेशन नंबर। उसको पहले पॉज करके नोट कर लेना भाई। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सिंपल भाषा में याद रखो कि जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम और आयन के साथ, वो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। लिख लो, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड formed by the ligand with central metal atom or ion is known as coordination number। यानी मैं कोऑर्डिनेशन नंबर को ऐसे लिख सकता हूं, आपने नोट कर ली होगी डेफिनेशन। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड
formed between ligand and central metal atom or ion। ठीक है, तो यहां पर कितने बॉन्ड बने हुए हैं अभी? 6 बने हुए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, अब आप ये मत सोच लेना अभी 6 ही लिगेंड है तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, यानी हम ऐसा कभी भी नहीं लिख सकते कि कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड, ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि आगे हम बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, टेट्राडेंटेंट लिगेंड करने वाले हैं, उनके लिए कहानी अलग ही हो जाएगी। हाँ, मोनोडेंटेंट के लिए लिख सकते हैं। इन द केस ऑफ मोनोडेंटेंट क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड। ठीक है, मोनोडेंटेंट के लिए होगा, बाइडेंटेंट और ट्राइडेंटेंट के लिए नहीं होगा। मैं एक बाइडेंटेंट का चलो आपको एग्जांपल समझा देता हूं। जैसे आपका CH2, CH2, NH2, NH2, इसे इथाइलिन डाइअमाइन कहते हैं। अभी ये क्या करता है, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। एक ही मॉलिक्यूल कितने बना रहा है भाई? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बना रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? बाइडेंटेंट। ठीक है, ये मोनोडेंटेट है, जो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए वो मोनोडेंटेट, जो 2 बनाए वो बाइडेंटेट, जो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो ट्राइडेंटेट। इस तरह से हम करते जाएंगे। तो ये 2 बना रहा है, यहां पे क्या हुआ आपका, जो क्या कहेंगे, लिगेंड तो 1 है बट कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या हो गया? 2 हो गया। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो इज इक्वल टू किसके होगा? नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी। डेंटिसिटी आगे बताऊंगा। जैसे मोनोडेंटेंट है तो उसकी डेंटिसिटी क्या होगी? 1 होगी। डेंटिसिटी क्या है? कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, और बाइडेंटेंट है तो उसकी डेंटिसिटी क्या होगी? 2 होगी। यानी बाइडेंटेंट लिगेंड कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ लिगेंड 1 हो गया, डेंटिसिटी कितनी होगी? 2 होगी। 1 इंटू 2 2, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। इस तरह से निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब आ जाओ आगे। तो हमने कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हमें अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे उसको समझो। हेडिंग डालो, चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। एक बात ध्यान रखना, इन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स ही कहते थे इनको, एक ही बात है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ही बना है इनका, यह कॉम्प्लेक्स ही है। ठीक है, पहले कॉम्प्लेक्स ही बोलते थे, बट बाद में IUPAC ने रिकमेंड किया कि इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर दो, क्योंकि इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से यह कंपाउंड बना हुआ है। ठीक है, तो अब कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज निकालना है। वैसे मैंने यहां लिख रखा है, मान लो कि मुझे चार्ज ना पता हो, मैं यहां पर x लिख लूं, मुझे इसके ऊपर चार्ज निकालना है, इस वाले के जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है। मैंने क्या माना, जिसका निकालना होता है उसको x मानते हैं। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, जितना भी चार्ज इनके अंदर है वो जोड़ दो। ठीक है, इसके अंदर जो मेटल एटम के ऊपर और लिगेंड के ऊपर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उसको जोड़ दो, तो आपका क्या आ जाएगा? चार्ज ऑन ए कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो भी, आयरन के ऊपर आपको पता होगा या तो +2 या +3, ये हिंट दी होगी या दिया होगा। ठीक है, तो आयरन के ऊपर क्या है भी? +2 चार्ज है। साइनाइड के ऊपर अभी बताया, एक पे -1 होता है तो 6 है, तो -6 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया? x हो गया। ठीक है, तो ये -6 हो गया, ये +2 है, x हो गया, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -4। यानी यहां पे जो ओवरऑल चार्ज है वो क्या होगा? -4 होगा। ये वाला गिवन नहीं होगा भी, अगर ये गिवन है इससे तो सीधा ही निकल गया, क्योंकि ये 4 प्लस के हैं तो जाहिर सी बात है यहां माइनस होगा, ये गिवन नहीं होगा। क्लियर है? इस तरह से गिवन होगा, यहां x दे देगा, तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हो। बहुत आसान है, ये आपने बचपन में ही सीख लिया था। अब आ जाओ आगे। अब क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिगेंड के बेस पर और मेटल के बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं भाई। अब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को 2 पार्ट में क्लासिफाई कर रहा हूं भाई। एक होता है क्लासिफाई ऑन दी
बेसिस ऑफ लिगेंड, और दूसरा होता है क्लासिफाई, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। आप पूरा लिख लेना भी, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। अब देखो भी, अगर मैं क्लासिफाई करूं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड तो ये दो तरह का होता है। एक होता है होमोलेप्टिक और दूसरा होता है हेटेरोलेप्टिक। ठीक है, ये होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, ये हेटेरोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा। तो होमोलेप्टिक समझो, जिसमें एक ही तरह के लिगेंड प्रेजेंट हो वो होमोलेप्टिक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। इसमें देखो भी, इसमें 6 के 6 साइनाइड लिगेंड है, मतलब एक ही तरह के लिगेंड है, तो वो क्या हो गया, होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। लिख लो, those coordination compound which contain only one type of ligand is known as homoleptic coordination compound। एग्जाम्पल ये वाला ही लिख लेना। एक एग्जाम्पल और देता हूं, जैसे कोबाल्ट के साथ मान लो 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हों, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक ही तरह के लिगेंड जुड़े हुए हैं इससे, तो ये भी क्या आ गया, होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ गया। इसके बाद देखो हेटेरोलेप्टिक कौन से होते हैं, आपको पता चल गया होगा कि अगर इसमें एक ही प्रकार के आपके लिगेंड है तो इसमें एक से अधिक प्रकार के लिगेंड पाए जाएंगे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आयरन है, आयरन के साथ 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं और 4 साइनाइड के मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं। ठीक है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हमने कंप्लीट कर दिया है, और इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, इस पे -4 चार्ज होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, -2 आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ K2 लगा दिया। तो अब देखो इसमें क्या है, एक से अधिक टाइप के लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो ये किस में आ गया, हेटेरोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ गया है। लिखो, दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड आर नोन एज हेटेरोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एग्जाम्पल ये लिख लेना। इधर आ जाओ, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के बेस पे क्लासिफाई करेंगे भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को। 2 टाइप होते हैं इसके, एक होता है मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और दूसरा होता है पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब देखो नाम ही बता रहा है मोनो न्यूक्लियर, मतलब जिसमें एक न्यूक्लियस हो। न्यूक्लियस में क्या है अभी, न्यूक्लियस मतलब सेंटर में, सेंटर में क्या आपका सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, यानी जिसमें एक ही सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रेजेंट हो वो मोनोन्यूक्लियर में आएगा, और जिसमें एक से अधिक सेंट्रल मेटल एटम और आयन होंगे वो किस में आएगा, पॉलीन्यूक्लियर में आएगा। तो जो हमने अभी तक एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं उनमें क्या है, एक ही सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, तो ये क्या आता है, मोनोन्यूक्लियर होता है। ये तीनों एग्जाम्पल लिख लेना मोनोन्यूक्लियर में। क्या कैसे लिखोगे, दोज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड which contain only one type of central metal atom or ion is known as mononuclear coordination compound। ठीक है, दूसरा देखो इसमें क्या लिखोगे भी, डेफिनेशन समझ गए होंगे। लिखो, those coordination compound which contain more than one central metal atom or ion is known as polynuclear coordination compound। ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, मैंने यहाँ पे NH2 के द्वारा इसको जोड़ दिया है, यहाँ OH लगा दिया है। आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इन्हें ब्रिजिंग लिगेंड बोलते हैं अभी। ठीक है, जो 2 मेटल को जोड़ने का काम करें, यानी उनके बीच में ब्रिज का काम करें, इसलिए इन्हें ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। इनका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पूरा कर रहे हैं हम, जरूरी नहीं सभी का 6 हो, किसी का 4 होता है, किसी का 2 होता है। जैसे आपने अगर मेटलर्जी पढ़ी है तो इसमें हमने सिल्वर के साथ 2 लिगेंड लगाए थे, और इसी तरह हमने जिंक के साथ क्या किया था, 4 लिगेंड लगाए थे, यानी उनका 2 और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर था। मोनोडेंटल लिगेंड की बात कर रहा हूं। तो यहाँ देखो भी, इसके साथ 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल यहाँ लगा दिए, 4 यहाँ लगा दिए। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि इस पे +3 है, इस पे +3 है, +6, इस पे -1 है, इस पे -1 है, -2, यानी ओवरऑल चार्ज कितना आ गया भाई, +4।
+4 को बैलेंस करने के लिए आप लगा दो, यहां पर क्या लगाओगे, कुछ भी लगा दो, SO4 के 2 आयन लगा दिए, बैलेंस हो गया, ये हटा दो अब। हाँ, तो इसमें एक से अधिक मेटल प्रेजेंट है, तो ये किस में आ गया अभी, पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सेंट्रल मेटल आयन की बात कर रहा हूं मैं, कहीं ये मत सोच लेना अभी यहाँ पे तो जी एक ही है, 4 ये 5 हो गई तो ये पॉलीन्यूक्लियर में, नहीं, ये काउंटर आयन है। सेंट्रल मेटल एटम और आयन की बात कर रहा हूं, इसमें एक ही है, ठीक है, और इसमें क्या है, 1 और 1 2, तो ये किस में आ गया, पॉलीन्यूक्लियर में आ गया। अब ये भी देख लेना, यहां मैंने पोटेशियम आगे लगाया है, यहां क्लोराइड पीछे लगाया है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना कि जी आपने तो काउंटर आयन है वो यहां पीछे लगा दिया, वहां आगे लगा दिया। क्या होगा आपको पता होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है, इस पे प्लस होता है, इस पे माइनस होता है, ठीक है, जो प्लस वाला पार्ट होता है वो आगे आता है, माइनस वाला पीछे आता है। तो यहां क्या हो गया, ये इस पे प्लस होगा, देखो अमोनिया पे क्या है, 0 चार्ज है, इसके ऊपर क्या है, +3 है, ठीक है, तो +3 है तो यहाँ +3 आएगा, प्लस वाला पार्ट है, और इस पे क्या आएगा, माइनस वाला पार्ट है, तो प्लस वाला हमेशा आगे आता है, माइनस वाला पीछे आएगा। कैटायनिक पार्ट आगे, एनायनिक पार्ट पीछे। इधर देखो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे मैंने बताया था -4 चार्ज है, और इस पे क्या है, कैटायनिक पार्ट है, ये पोटेशियम पे +1 होता है, तो कैटायनिक पार्ट आगे आ गया, एनायनिक पार्ट पीछे आ गया। तो ये ध्यान रखना, काउंटर आयन आगे भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है, डिपेंड करेगा, अगर वो कैटायनिक है तो आगे आ जाएगा, और एनायनिक है तो पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कॉमन टर्मिनोलॉजी आज डिस्कस कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिगेंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।